लहंगा पहनने वाला पति का मोए मोए। गंगा का बेटा जब 1 साल का था तभी उसके पति श्याम लाल की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। पति के देहांत के बाद गंगा घर चलाने के लिए सिलाई का काम करने लगती है। गंगा बहुत ही अच्छा लहंगा सिलना जानती थी और वो लहंगा सिलकर ही अपने बेटे का बहुत अच्छे से लालन पोषण करती है। गंगा के बेटे मनोज को लहंगा पहनने का बहुत ही शौक था। वो बचपन से ही अपनी माँ के सिले हुए लहंगा पहन लिया करता था। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तब गंगा उसे लहंगा पहनने से रोकने लगती है। मनोज बेटा, ये क्या है? कितनी बार समझाया है, ये लड़कों के पहनने के कपड़े नहीं है। लहंगा सिर्फ लड़कियां ही पहनती है। अगर अब से तुमने लहंगा पहना ना तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई लगाऊंगी। सॉरी माँ, अब से नहीं पहनूंगा। लेकिन मनोज अपने मन में सोच लेता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा और उसकी शादी होगी तो वो अपनी बीवी को सिर्फ लहंगा ही पहनाएगा। और ऐसे ही समय बीतता है और अब मनोज की शादी आनंदी नाम की एक लड़की से बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। आनंदी जब शादी करके अपने ससुराल आती है और शाम को जब लहंगा उतारने बाथरूम की तरफ जा रही होती है तभी मनोज उससे कहता है, अरे आनंदी, ये क्या करने जा रही हो तुम? क्या हुआ जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे पगली, कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन तुम गलती करने जा रही हो। तुम इस लहंगे में कितनी सुंदर लग रही हो और मैं चाहता हूँ कि तुम इसी लहंगा को पहनकर सो जाओ। प्लीज इसे मत उतारो। ठीक है जी। वैसे तो आनंदी उस लहंगे में बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं थी, लेकिन अपने पति के इतने प्यार से कहने पर वो उस लहंगा को पहनकर ही सो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। आनंदी को मनोज के कहने पर हर रोज ही लहंगा पहनना पड़ता था। वो हर रोज लहंगा पहनकर ही घर का सारा काम किया करती थी। लहंगा पहनकर काम करने में उसे बहुत दिक्कत होता था, लेकिन अपने पति के लिए वो हर दिन लहंगा ही पहन रही थी। ऐसे ही एक दिन मनोज कहता है, सुनो आनंदी, आज चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करा कर लाता हूँ। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ और हाँ, आज तुम हमारे शादी वाला लहंगा ही पहनना। जी आप कैसी बातें कर रही हैं जी? हम तो शॉपिंग करने जा रहे हैं ना, फिर लहंगा पहनकर शॉपिंग करने कौन जाता है? आनंदी, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे काम पर भी जाना है। आनंदी थोड़ी परेशान होकर लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है और दोनों पति पत्नी शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। आनंदी अपने मन ही मन सोच रही थी, आज तो मेरा दिन ही बन गया। आज तो मैं अपने मन मुताबिक बहुत सारे सूट और साड़ी लूंगी, बहुत मजा आएगा। तभी मनोज की नजर एक दुकान पर जाता है और वो खुश होते हुए कहता है, अरे देखो, कितनी सुंदर सुंदर लहंगों की दुकान है यहाँ पर। चलो चलकर देखते हैं। और तो और यहाँ तो सेल भी चल रहा है। आइए बहन जी, आइए, कहिए क्या दिखाएं हम आपको? लहंगा, साड़ी, सूट, हमारे पास आपको हर डिजाइन के साड़ी और लहंगा मिल जाएगा। अरे वाह, क्या बात है भैया। भैया आप ना जल्दी से अपने दुकान का सबसे बेस्ट 8-10 लहंगे दिखा दीजिए। सेल्समैन दोनों को लहंगा दिखाने लगता है। मनोज जल्दी जल्दी उनमें से 5 लहंगा पसंद कर लेता है, लेकिन तब भी उसका दिल नहीं भरता। भैया और लहंगा दिखाइए। इधर आनंदी बार बार लहंगा ट्राई कर करके परेशान हो जाती है और गुस्से में आकर आखिर वो बोल ही पड़ती है, बस जी अब बहुत हो गया। मैं इतना सारा लहंगा ट्राई कर करके मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब नहीं होगा। अरे बेबी, अभी तो हमने 5 लहंगे ही लिए हैं, 3 और ले लेते हैं ना। जाओ जल्दी से ट्राई करके आओ। नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। अगर आपको अभी भी और लहंगा लेना है तो आप जाओ और खुद ही ट्राई कर लो। आप भी तो ट्राई करके देख ही सकते हो ना। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। भैया अब जल्दी जल्दी और भी अच्छे अच्छे लहंगे दिखाओ। ये सुनकर दुकानदार भी हैरान हो जाता है। अब वो भी मनोज के आगे हार मान जाता है। बस भाई साहब, हमने आपको अपने दुकान का सारा अच्छा अच्छा पीस दिखा दिया है। अब हमारे पास अलग सा कुछ नहीं है। आपको उन्हीं में से जो लेना है ले लीजिए। अरे भैया, आपके पीछे तो पूरा लहंगों का भंडार लगा है, आप और दिखाइए ना। अरे देखो जी, जब वो मना कर रहे हैं तो उनकी बात मान भी जाओ ना। अभी इतना ही लेकर चलते हैं, फिर बाकी किसी और दिन ले लेंगे। ठीक है, तुम कहती हो तो अब रहने देता हूँ। भैया अब जल्दी से इन सारे लहंगे को पैक कर दो। वैसे तो दुकान वाला एक साथ इतना लहंगा बिक जाने की वजह से बहुत खुश था, लेकिन वो मनोज जैसे लहंगों के लिए पागल आदमी को देखकर परेशान भी हो जाता है। वो जल्दी से लहंगा पैक करके उन्हें भेज देता है और आनंदी भारी भारी लहंगों का बैग लेकर घर आ जाती है। आनंदी, अब तो मैंने तुम्हें इतना सारा लहंगा दिला दिया, अब तो तुम हर रोज मेरे लिए लहंगा पहनोगी ना। हाय, तुम कितनी प्यारी लगोगी, मैं तो सोच कर ही खुश हो रहा हूँ। मनोज, क्या तुम पागल हो गई हो? हर रोज लहंगा कौन पहनता है? ये नहीं हो सकता। अब से मैं लहंगा नहीं पहनूंगी।
आनंदी, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जहर खा लूंगा। फिर तो तुम कभी भी लहंगा नहीं पहन पाओगी, फिर तुम अकेले सफेद साड़ी पहन कर रहना। मनोज की ऐसी बातें सुनकर आनंदी कुछ नहीं बोलती और उसे मजबूरी में मनोज की बात माननी ही पड़ती है। वो अब हर रोज लहंगा पहनने लगती है। वो लहंगा पहनकर ही खाना बनाती, खाना खाती और घर का सारा काम करती। ऐसे ही कई दिन गुजर जाता है। एक शाम आनंदी लहंगा में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो धम से नीचे गिर जाती है, जिससे उसे काफी चोट लग जाती है। हाय राम, मैं तो मर गई, कोई तो उठाओ मुझे। माँ जी। अरे बहू, क्या हुआ बेटी, तो अचानक कैसे गिर गई? और ये क्या, तुमने अभी तक लहंगा क्यों नहीं उतारा? अरे बहू, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या तू हर रोज लहंगा पहनकर घर के कामों में लग जाती है? अरे माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये पागलपन तो आपके बेटे का है। अरे माँ जी, अगर आपने पहले बता दिया होता कि आपका बेटा लहंगा के लिए इतना पागल है तो मैं ऐसे लड़की से कभी शादी नहीं करती। अब आप मुझे उठाओगे भी कि नहीं? गंगा आनंदी को उठाकर उसके कपड़े बदलकर उसे बेड पर लिटा देती है। बेचारी आनंदी का पैर में उसके पति की वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। शाम को जब मनोज काम से आता है तो देखता है कि आनंदी बेड पर लेटी हुई है और उसने आज लहंगा भी नहीं पहना है। अरे आनंदी, क्या हुआ तुम्हें? ये पैर में पट्टी किस लिए है? एक मिनट, सबसे पहले ये बताओ तुमने लहंगा क्यों नहीं पहना हुआ है? अरे तुम मेरे पति हो या जल्लाद, तुम्हारी वजह से आज मैं मरते मरते बची हूँ और मेरे पैर का ये हाल हुआ है। अच्छा, लेकिन अब तो तुम बेड रेस्ट पर हो ना, फिर तो तुम लहंगा पहनकर भी रेस्ट कर सकती हो। तुम अभी जाते हो यहाँ से या मैं तुम्हारा खून कर दूँ? ठीक है, अभी मत पहनो, लेकिन जब पैर सही हो जाए तो पहन लेना। अगर तुमने लहंगा नहीं पहना ना तो देख लेना मैं मर जाऊंगा, याद रखना। ऐसे ही दिन बीतने लगता है। धीरे धीरे आनंदी का पैर सही होने लगता है, लेकिन उसे ठीक होने से ज्यादा इस बात की परेशानी थी कि ठीक होने के बाद उसका पति फिर से उसे लहंगा पहनाएगा। वो परेशान होकर सारी बात अपनी सास को बताती है। इसके बाद दोनों सास बहू मिलकर मनोज को सही करने का तरकीब सोचती हैं और अगले दिन, अजय सुनते हो, उठ जाओ, सुबह हो गई, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। देखिए तो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, मैं भी अपने पेंशन से तेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, जरा उठकर देख तो सही कैसा है। ये सुनकर मनोज खुशी खुशी दोनों का गिफ्ट देखने लगता है। गिफ्ट देखकर मनोज बहुत हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, आप दोनों मेरे लिए लहंगा लेकर क्यों आए हो? आप दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? भला मैं इन लहंगे का क्या करूँगा, मैं तो लड़का हूँ ना। पर बेटा, तुम्हें तो लहंगा बहुत पसंद है ना, और गिफ्ट में तो पसंद की चीज ही दी जाती है। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है जी। आप जल्दी से इस लहंगे को पहनकर तैयार हो जाइए, आज हमें मंदिर जाना है। और हाँ, अगर आज आपने ये लहंगा नहीं पहना ना तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। मनोज को कुछ भी समझ में नहीं आता, अब भला वो क्या ही करता। ना चाहते हुए भी मजबूरी में उसे लहंगा पहनकर तैयार होना पड़ता है। आनंदी जल्दी जल्दी मनोज के फोटो लेती है और सभी मंदिर के लिए निकल जाते हैं। आज तो क्या गजब लग रही हो आप जी, वाह, मैं तो वारे जाऊँ आप पे। आखिर अच्छा क्यों नहीं लगेगा, बेटा किसका है। उसके बाद तीनों मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि मंदिर तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी लंबी और ऊंची सीढ़ियां चढ़नी है। आनंदी और गंगा को तो लहंगा पहनने का आदत पड़ चुका था, इसलिए दोनों सास बहू जल्दी जल्दी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं और मनोज बेचारा लहंगा उठाकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगता है और हाँफने लगता है। तभी एक लड़की उसे देखकर कहती है लहंगा पहनने वाले अंकल के तो दाढ़ी और मूछें भी हैं। अबे ओ चिमकांडी, अपने काम से काम रख। अरे कितने बदतमीज आदमी है, खुद तो लहंगा पहनकर घूम रहा है और बच्चे को डांट रहा है। उसके बाद मनोज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस बच्चे से माफी मांगता है और पूजा करने लगता है। लेकिन मंदिर में हर कोई मनोज को लहंगा में देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाता है। मंदिर से आने के बाद जब मनोज अपना लहंगा उतारता है तब देखता है उसका पूरा शरीर लहंगे की वजह से लाल लाल हो गया है और दाने निकल आए हैं। तभी आनंदी उससे कहती है, अजी मैं तो सोच रही थी कि आपके लहंगे वाले तस्वीर को फ्रेम करवाकर घर में लगवा दूं। जरा देखिए तो जी, कौन सी फोटो अच्छी लग रही है। अरे बेटी लगवा दे, वैसे भी लहंगा में आज पहली बार अपने बेटे को देखी हूँ, तो अब तो मुझे उसे लहंगा में बार बार देखने को दिल कर रहा है। अरे बस करो आप लोग, मैं यहाँ दर्द से परेशान हो रहा हूँ और आपको फोटो फ्रेम की पड़ी है। आज मैं समझ गया हर रोज लहंगा पहनना कितना मुश्किल है। आज के बाद मैं लहंगा पहनने की कभी जिद नहीं करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ही शर्त पर माफ करूंगी, अगर आप मुझे लहंगे की जगह कोई और ड्रेस दिलाओगे तो।
आनंदी की बात सुनकर मनोज अपने आंसू पोंछ लेता है और उस दिन के बाद से मनोज लहंगे की तरफ देखता भी नहीं है। और उसके बाद आनंदी खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है और आनंदी का जब मन करता तभी वो लहंगा पहनती है। सुंदर बीवी के लंबे सुनहरे बाल। मुरारी अपनी पत्नी सुंदरी से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि सुंदरी सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि रूप और गुण दोनों से परम सुंदरी थी और उसके घने लंबे बाल तो उसकी खूबसूरती पर जैसे चांद सितारे जगमगा देता हो। मुरारी को सुंदरी के लंबे घने बाल बहुत ही पसंद था। एक दिन सुंदरी मुरारी के साथ बाजार जा रही होती है, तभी रास्ते में गांव का सरपंच और कुछ आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, जब से इसकी शादी हुई है तब से मुरारी के तो भाग्य ही खुल गए हैं। हाँ भाई, इसकी पत्नी तो एकदम माधुरी दीक्षित लगती है, माधुरी दीक्षित। ये सुनकर मुरारी बहुत खुश होता है। देखा सुंदरी, जब से तुम शादी करके हमारे गांव में आई हो तब से लोगों के मन में तुम्हें लेकर हलचल सी हो गई है। धत, आप भी ना बस आपको मेरी तारीफ करने का बहाना चाहिए होता है। सच में सुंदरी, इस पूरे गांव में मैंने तुम्हारी जितनी सुंदर औरत नहीं देखी है। बस बस अब चलिए वरना देर हो जाएगी। मुरारी सुंदरी से बहुत प्यार करता था और करता भी क्यों नहीं, क्योंकि पूरे गांव में उसकी पत्नी सबसे ज्यादा सुंदर थी। ये लीजिए जी, खाना खा लीजिए, आज मैंने सारा खाना आपके पसंद का बनाया है। अच्छा, फिर देर किस बात की, वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मुरारी जब खाना खा लेता है तब सुंदरी कहती है, अजी आपने बताया नहीं कैसा बना है खाना। अरे मेरी प्यारी सुंदरी, जैसे तुम सुंदर हो वैसे ही खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। अजी अब बस भी कीजिए ना। आप भी ना। ऐसे ही दोनों के दिन बहुत ही अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन सुंदरी हर रोज मुरारी के सोने के बाद चुपके से उठकर अपने घर के पास वाले कुएं के पास आती है। अच्छे से देख लेती हूँ कहीं कोई है तो नहीं यहाँ। नहीं, यहाँ कोई नहीं है। अब जल्दी से अपना काम खत्म कर लेती हूँ। वैसे भी आज कई दिनों से मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। अगली सुबह। अरे सुंदरी, कहाँ हो तुम? मुझे काम पर जाना है। अरे सुनिए, अपना लंच बॉक्स तो लेते जाइए। ये हुई ना संस्कारी बीवियों वाली बात। उसके बाद मुरारी काम पर चला जाता है और सुंदरी मटका लेकर तालाब पर पानी भरने चली जाती है। तभी सुंदरी को आता देख वहाँ की औरतें आपस में बातें बनाने लगती है। आ गई महारानी। अरे जब से ये इस गांव में आई है तब से गांव के सभी मर्द इसी के सुंदरता की गुणगान करते फिरते हैं। सही कहा बहन, एक तो इसके लंबे घने बाल को देखकर तो मेरा खून ही खोल उठता है। मेरा बस चले तो मैं इसे गंजा करके इस गांव से निकाल दूं। सुंदरी गांव की औरतों की बातों को अनदेखा करके पानी भर के वहाँ से अपने घर चली जाती है। अरे देखो देखो कितना घमंडी है, आई और यहाँ किसी से बात भी नहीं की। गांव की सभी औरतें सुंदरी की सुंदरता से चिढ़ती थी। अजी आपको याद भी है आज क्या है? अरे मेरी परम सुंदरी, भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज मेरी सुंदर पत्नी का जन्मदिन है। इधर आओ, ये लो, ये रहा तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा। मैं तुम्हारे लंबे सुंदर बालों के लिए चूड़ामणि लेकर आया हूँ। लो, इसे अपने बालों में लगा लो। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही रात होने के बाद मुरारी के सोते ही सुंदरी उठकर कुएं के पास जाती है। सुंदरी अच्छे से इधर उधर देखकर कहती है, जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर लेती हूँ, नहीं तो किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो आफत हो जाएगी। उसके बाद सुंदरी अपने सिर पर लगे नकली बाल को उतार कर उसे धोने लगती है। ना जाने मुझे आखिर कब तक ऐसे छुप कर अपने नकली बालों को धोना पड़ेगा। मेरे ये बाल जिसकी वजह से वो मुझे इतना प्यार करते हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे ये बाल नकली है तो पता नहीं वो क्या करेंगे। ऐसे ही अगली सुबह। अरे मेरी सुंदरी, मैं बाजार से घर का कुछ सामान लाने जा रहा हूँ, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो। ठीक है जी। इधर मुरारी बाजार से सामान लेकर घर जा ही रहा होता है कि उसकी नजर एक गजरे वाले के ऊपर जाती है। अरे भैया, ये एक गजरा देना। मुरारी गजरा लेकर खुशी खुशी घर आता है और इधर सुंदरी अपने नकली बालों को निकालकर उसे कंघी कर रही होती है। सुंदरी, सुंदरी कहाँ हो तुम? मुरारी की आवाज सुनकर सुंदरी डर जाती है और जल्दी जल्दी अपने नकली बालों को लगाती है। अरे तुम यहाँ छुप कर बैठी हो और मैं तुम्हें कब से आवाज लगाई जा रहा हूँ। ये लो सुंदरी, अब जल्दी से इन गजरों को अपने सुंदर बालों में लगा लो और खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बची। अगर ये मुझे ऐसे देख लेते फिर न जाने क्या होता।
खाना खाने के बाद फिर से सुंदरी मुरारी के सोने का इंतजार करने लगती है और जैसे ही मुरारी सो जाता है वो चुपके से उठकर चली जाती है। इधर सुंदरी के दरवाजा खोलकर बाहर जाने की आवाज से मुरारी की नींद खुल जाती है। आखिर ये सुंदरी हर रोज मेरे सोने के बाद कहाँ जाती है? आज तो इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। मुरारी चुपचाप सुंदरी का पीछा करने लगता है। रोज की तरह ही सुंदरी आज भी इधर उधर देखकर अपने नकली बाल निकालकर उसे धोने लगती है। सुंदरी को ऐसे अपने बाल को निकालकर धोता देखकर मुरारी हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? मेरी इतनी सुंदर बीवी के इतने सुंदर बाल नकली है। हे भगवान, ये बिना बालों के कितनी बदसूरत लग रही है। हे भगवान, अब मैं लोगों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? अगर लोगों को ये बात पता चला कि मेरी सुंदर बीवी के सुंदर बाल नकली है तो सब मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। ये सब सोचकर मुरारी बहुत परेशान हो जाता है और घर जाकर अपनी जगह पर सो जाता है। मारे टेंशन की उसे उस रात नींद भी नहीं आती है और वो दुखी मन से घर और लोगों से मुंह चुराते हुए काम पर चला जाता है। लेकिन आज उसका मन किसी काम में नहीं लगता। जब शाम को मुरारी घर आता है तो सुंदरी कहती है, अजी आप आ गए, तो लाइए दीजिए, आज आप मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? कुछ नहीं लाया मैं तुझ जैसी झूठी और मक्कार औरत के लिए। क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने आखिर क्या किया जो आप मुझे झूठ और मक्कार बोल रहे हो? इतना बड़ा झूठ बोलकर कैसे सती सावित्री बन रही हो? मुझे तुम्हारा सारा सच पता चल गया है। कैसा सच? आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? मुझे अच्छे से पता है कि तुम रोज रात को मेरे सोने के बाद कुएं के पास जाकर अपने नकली बाल धोती हो। हाय हाय। देखिए, आप मेरा यकीन कीजिए, ये बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहती थी। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती थी, लेकिन आप हर रोज मेरे बाल को देखकर बहुत ही खुश हुआ करते थे और मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई। मेरे बाल नकली है तो क्या हुआ? मैं हूँ तो आखिर आपकी पत्नी ही ना। तुम झूठी हो और अब तो तुम बदसूरत भी हो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैंने तुमसे इतना प्यार किया और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? जाओ, मैं अब तुम्हारे शक्ल भी नहीं देखना चाहता। निकल जाओ मेरे घर से। सुंदरी रोते रोते घर से निकल जाती है। वो पहली बार मुरारी के मुंह से अपने लिए ऐसी कटीली बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और रोते रोते चलने लगती है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो जंगल में पहुंच जाती है। हे भगवान, इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इन्होंने मुझे मेरी एक गलती की वजह से मुझे घर से निकाल दिया। क्या उन्हें सिर्फ मेरी खूबसूरती से ही प्यार था कि उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? अरे ये क्या? हे भगवान, मैं कहाँ आ गई? तभी सुंदरी देखती है कि एक जादूगरनी जंगल के बीच में बैठकर तपस्या कर रही है। ओम चामुंडाय विच्चे, ओम चामुंडाय विच्चे। अरे इस सुनसान जंगल में ये दादी अम्मा कौन सा मंत्र जाप में लगी है? वो उनके पास जाती है। प्रणाम दादी अम्मा। अरे बेटी, तुम इस सुनसान जंगल में इस समय यहाँ क्या कर रही हो? क्या बताऊँ अम्मा, आज इतने सालों के बाद मेरे पति को जब पता चला कि मेरे ये लंबे बाल नकली हैं, तब उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। अम्मा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अम्मा मैं अपने पति से अलग नहीं होना चाहती, कुछ करो ना अम्मा। अच्छा, रोना बंद करो। ये लो, ये मेरे हवन का राख उठाकर अपने बालों पर लगाओ और अपने घर चली जाओ। आज से तेरा सारा दुख खत्म हो जाएगा। अम्मा के कहे अनुसार वो मिट्टी लेकर अपने बालों में लगा लेती है और अपने घर आ जाती है। हाय हाय, अब ये क्या है सुंदरी? अब तुम अपने इस नकली बाल को पीला करके यहाँ क्यों आई हो? लगता है तुम्हें मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। तभी मुरारी जब ध्यान से सुंदरी के बालों को देखता है, फिर कहता है, अरे वाह सुंदरी, ये कैसे हुआ? तुम्हारे बाल तो सचमुच सोने के हो गए, लेकिन ये सब कैसे हुआ? बताओ मुझे। क्या सोने के बाल? सुनिए जी, मुझे इसके बारे में नहीं पता। वो तो मुझे कल रात जंगल में एक बूढ़ी अम्मा मिली थी। उसके बाद सुंदरी मुरारी को सारी बातें बताती है। अरे वाह सुंदरी, तुमने तो आज मेरा दिल ही जीत लिया। सुंदरी, बस एक बार मुझे भी वहाँ ले चलो। मैं भी अपने बालों को तुम्हारे बालों की तरह सोने का करना चाहता हूँ। ए जी, आपके बाल तो पहले से ही इतने सुंदर है, फिर आप क्यों इन्हें सोने का करना चाहते हैं? अरे पगली, जरा सोचो, अगर हम दोनों के ही बाल सोने के हो जाएंगे, फिर हम इस गांव के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। फिर हम दोनों के सोने के बाल देखकर गांव के सभी लोग हमसे जलेंगे। चलो चलो, अब मुझे भी बताओ, तुमने कौन सी मिट्टी अपने सिर पर लगाई है? देख लीजिए जी, अभी भी सोच लीजिए। मुझे तो ये सब सही नहीं लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे ज्यादा मत सोचो, कुछ नहीं होगा, चलो। मुरारी के बार बार जिद करने से सुंदरी उसे उसी जंगल में ले जाती है जहाँ उसे जादूगरनी मिली थी। अच्छा, तो यही वो जगह है और यही वो मिट्टी है।
मुरारी जल्दी से उस मिट्टी को उठाकर अपने बालों में लगा लेता है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तो आपके बाल खराब हो जाएंगे। जब तक मेरे बाल सोने के नहीं हो जाते मैं इन मिट्टी को अपने बालों में रगड़ता रहूंगा। सुंदरी के मना करने के बाद भी वो नहीं मानता है। मिट्टी लगाते ही मुरारी के सारे बाल गिर जाते हैं। ये देखकर मुरारी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो दुखी होकर निराश मन से घर आ जाता है। तभी रास्ते में उसे सरपंच और उसके कुछ आदमी देखकर बोलता है, अरे देखो देखो इस आदमी को, कहाँ इसकी बीवी कितनी सुंदर और ये कहाँ गंजा टकला। हा 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 हा। अजी आप इनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आपके सिर पर बाल नहीं है तो क्या हुआ? आपके दिल में मेरे लिए प्यार और इज्जत है, वही मेरे लिए काफी है। इंसान बाल से सुंदर नहीं होता बल्कि इंसान अपने व्यवहार से सुंदर होता है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ जी। उसके बाद मुरारी अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है और उस दिन से सभी खुशी खुशी प्यार से रहने लगते। गरीब माँ की 5 बेटियों की शादी। कौशल्या एक गरीब औरत थी। वो दर्जी का काम करके अपना गुजारा किया करती थी। कौशल्या की 5 बेटियां थी, मीना, गीता, कंचन, आरती और लक्ष्मी। कौशल्या अपनी 5 बेटियों के साथ एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। कौशल्या के पति की किसी हादसे में मृत्यु हो गई थी। पति के जाने के बाद कौशल्या के ऊपर उसकी 5 बेटियों की जिम्मेदारी थी। कौशल्या अपनी 5 बेटियों की परवरिश के लिए रात दिन मेहनत करके कपड़े सिला करती थी। रात के 2 बजे कौशल्या अपने घर में सिलाई कर रही थी और वो सोचती है, कल बाजार से अपनी 5 बेटियों के लिए कपड़े खरीद कर लाऊंगी। उनके सारे कपड़े फट गए हैं। कौशल्या ऐसा सोचकर पूरी रात सिलाई करती है। फिर अगले दिन वो सिले हुए कपड़े कस्टमर के घर लेकर जाती है और उनसे पैसे लेकर अपनी 5 बेटियों के सूट सिलने के लिए कपड़े लेकर आती है और फिर खुद ही अपने हाथों से सिलकर अपनी 5 बेटियों के लिए सूट तैयार करती है और अपनी बेटियों को देते हुए कहती है, ये लो, तुम 5 बहनों के पास अच्छे कपड़े नहीं थे ना, इसलिए दिन रात मेहनत करके मैंने कुछ पैसे कमाए थे जिससे कि मैं तुम 5 के लिए सूट सिल सकूं। कौशल्या की 5 बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ को गले से लगा लेती है और कहती है, माँ आप हम 5 बहनों की खुशी के लिए कितना कुछ करती हैं। अगर आप न होती तो पता नहीं हम 5 बहनों का क्या होता। पिताजी की मृत्यु के बाद आपने अकेले ही हम 5 बहनों को संभाला है। माँ ऊपर बैठे पिताजी आपकी ये मेहनत देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। माँ आपको पता है आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। माँ आपको हम 5 बहनों के लिए नए कपड़े लाने की क्या जरूरत थी? आपने जो इन कपड़ों में पैसे खर्च किए उन पैसों से घर के राशन आ जाते तो अच्छा होता। बेटी मैं जितना कमाती हूँ वो सारे घर में ही तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं और पैसे कमाकर घर के सामान भी भर दूंगी। अब तुम 5 बहनें जल्दी से जाकर ये सूट पहनकर तैयार हो जाओ। पंडित जी तुम 5 बहनों के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। कौशल्या के कहने पर मीना, गीता, कंचन, लक्ष्मी, आरती 5 बहनें तैयार होने के लिए चली जाती है। जिसके बाद पंडित जी सुरेश नाम के एक आदमी को कौशल्या के घर लेकर आते हैं। आइए भाई साहब, यही रहती है वो गरीब औरत जिसकी 5 बेटियां हैं और वो कपड़े सिलकर अपनी बेटियों की जरूरतों को पूरा करती है। बहुत ही मेहनती औरत है और उसकी 5 बेटियां भी बहुत सुंदर संस्कारी है। एक बार आप उनकी बेटियों को देखोगे तो आप अपने 5 बेटों के लिए उन्हें पसंद कर लोगे। ऐसा बोलकर पंडित सुरेश को घर के अंदर ले आता है। अंदर जाकर सुरेश कौशल्या से मिलता है और उनकी गरीबी को देखकर सुरेश कौशल्या से कहता है, अरे बहन जी, पंडित जी ने जैसा बताया था बिल्कुल आपकी 5 बेटियां वैसी ही सुंदर और संस्कारी है। मुझे अपने 5 बेटों के लिए ऐसी ही सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए थी। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो ये रिश्ता मुझे मंजूर है। और हाँ, आपको दहेज देने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप खुशी खुशी अपनी 5 बेटियों को एक शादी के जोड़े में विदा कर दीजिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर कौशल्या बहुत खुश होती है और सुरेश के आगे हाथ जोड़कर खुशी से रोने लगती है और वो कहती है, भाई साहब आप तो बहुत नेक दिल के इंसान हो। आप हमारी 5 बेटियों को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर मेरी सारी परेशानियां ही दूर कर दिए। आप शादी की तैयारियां कीजिए। मैं जल्द से जल्द अपनी 5 बेटियों को आपके घर बहू के रूप में भेजना चाहती हूँ ताकि उसकी सारी परेशानियां जल्द ही दूर हो जाए और मेरी 5 बेटियां खुशी खुशी रहे।
रिश्ते की बात पक्की होने के बाद दोनों परिवारों के बीच धीरे धीरे रस्में शुरू हो जाती है। लेकिन कौशल्या दिन रात सोचती रहती है, क्योंकि उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी 5 बेटियों के लिए शादी का जोड़ा खरीद सके। वो दिन रात कपड़े सिलकर कुछ पैसे जोड़ती है और उन पैसों को लेकर अपनी 5 बेटियों के लिए शादी का जोड़ा खरीदने जाती है। कौशल्या लहंगे की दुकान में जाती है और अपनी 5 बेटियों के लिए लहंगे पसंद करती है और वो दुकानदार से उसकी कीमत पूछती है। अरे ये तो बहुत ही सुंदर लहंगे हैं। इतना सुंदर लहंगा पहनकर मेरी 5 बेटियां तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखेंगी। अरे भैया जी, कितने के हैं ये 5 लहंगे? कौशल्या के पूछने पर दुकानदार उससे कहता है, अरे बहन जी, जो लहंगा आपने पसंद किया है वो कोई मामूली लहंगा नहीं है। ये 5 लहंगे बहुत ही महंगा और दुकान के सबसे फेमस डिजाइन का लहंगा है। एक लहंगे की कीमत आपको 15,000 रूपए पड़ेगी, यानी कि 5 लहंगे आपको 75,000 रूपए के पड़ेंगे। इतने पैसों की बात सुनकर कौशल्या की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो दुकानदार से कहती है, अरे भैया जी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इतने महंगे लहंगे, हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम लोगों की औकात ही नहीं है कि इतने महंगे लहंगे को खरीद सको, इसलिए जिधर से आई हो उधर ही चली जाओ। पता नहीं चलते फिरते फकीर इतने बड़े शॉप पर कहाँ से आ जाते हैं। और हाँ, अगली बार अपनी औकात देखकर किसी दुकान पर जाना। दुकान वाले के इस तरह कहने पर कौशल्या को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती है और शर्मिंदा होकर घर वापस आ जाती है। रात में सिलाई करते हुए कौशल्या रोने लगती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, 2 दिनों बाद मेरी बेटियों की शादी है और उनके पहनने के लिए मेरे पास लहंगे तक नहीं है। मैं कितनी गरीब और अभागिन माँ हूँ। अब मैं क्या करूँ? क्या पहनेंगी मेरी बेटियाँ अपनी शादी में? कौशल्या रोते हुए सिलाई कर रही होती है कि तभी सिलाई करते हुए उसे एक ख्याल आता है, इतने महंगे लहंगे तो मैं कभी नहीं खरीद पाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं तो खुद एक दर्जी हूँ, तो फिर मुझे लहंगे खरीदने की जरूरत क्या है? मैं अपनी 5 बेटियों के लिए खुद लहंगे सिलूंगी। कौशल्या के पास जो भी पैसे थे उनसे वो कपड़ा और कुछ सामान खरीद कर ले आती है। उसके बाद वो सिलाई मशीन पर बैठकर अपनी 5 बेटियों के लिए लहंगे सिलना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो बहुत सुंदर लहंगे तैयार कर देती है, जिसे देखकर उनकी 5 बेटियां कहती है, अरे वाह माँ, आपने कितना सुंदर लहंगा सिलकर तैयार किया है। माँ, आप इतने सुंदर और महंगे लहंगे कहाँ से खरीद कर लाई हो? माँ, ये लहंगे तो बहुत महंगे होंगे ना? अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बेटियों, इन लहंगों को मैं कोई दुकान से नहीं खरीदी हूँ, बल्कि मैंने इन 5 लहंगों को खुद सिलकर तैयार किया है अपनी 5 प्यारी बेटियों के लिए। कौशल्या के मुंह से ये बातें सुनकर उनकी 5 बेटियां हैरान रह जाती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आप इतने सुंदर लहंगे बना सकती हो? हमें तो ये पता ही नहीं था। अगर आप इतने सुंदर लहंगे बना सकती हो तो आप इन्हें अच्छी कीमत पर बेच भी तो सकती हो। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा दीदी ने। आप क्यों ना लहंगे सिलकर बेचने का काम शुरू कर दो। हाँ माँ, आप अपने लहंगे की कीमत इतना रखना कि एक गरीब इंसान भी अपनी बेटी की शादी के लिए लहंगे खरीद सके। अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है। फिलहाल तो मुझे तुम 5 बहनों की शादी की तैयारी करनी है। ऐसा बोलकर कौशल्या अपनी बेटी की शादियों की तैयारी में लग जाती है। 2 दिनों बाद सुरेश अपने 5 बेटों के साथ धूमधाम से बारात लेकर कौशल्या के घर आता है। इधर कौशल्या अपनी 5 बेटियों को अपने हाथों से सिले हुए लहंगे पहनाकर मंडप में बिठा देती है। देखते ही देखते कौशल्या की 5 बेटियों की शादी सुरेश के 5 बेटों से हो जाती है। उसके बाद कौशल्या खुशी खुशी अपने 5 बेटियों को उनके ससुराल विदा कर देती है। उसके बाद कौशल्या सिलाई मशीन पर लहंगे सिलना शुरू कर देती है और उन्हें बाजार में बेचती है, जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। और वो सोचती है, खुद के डिजाइन किए हुए लहंगे तो अच्छी कीमतों में बिक रहे हैं। इतना पैसे तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कमाया होगा। कौशल्या खुशी खुशी लहंगे बेचकर अपने घर लौट आती है और अब धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां भी दूर हो जाती है और अब वो अपनी बेटियों के लिए भी बहुत कुछ करती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है।